हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग अभी कारक के भेद को पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद बतलाए गए हैं, जिनमें से प्रथम 4 को हमने पढ़ चुका है। तो वे प्रथम 4 कौन कौन सा हम लोगों ने पढ़ा है? वो है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इसे नहीं देखा है और यानी कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो वे लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि आज का यह पाठ जो है उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अपादान कारक, यानी यह कारक का 5 नंबर भेद है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग संबंध कारक, सात नंबर में अधिकरण कारक और 8 नंबर है संबोधन कारक। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि संस्कृत व्याकरण में कारक के 6 भेद माने गए हैं और हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद माने जाते हैं। तो ये जो संबंध कारक और संबोधन कारक है, इन्हीं 2 कारक को संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया है, कारक के भेद के अंतर्गत, किंतु हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ये मान्य है। तो जब भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण में कारक के कितने भेद हैं, तो आप 8 उत्तर लिखेंगे और संस्कृत व्याकरण में अगर पूछा जाता है तो वो वहाँ पर जो है छात्र 6 भेद लिखेंगे। तो यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपादान कारक। देखिए, अपादान कारक से हमें अलगाव का बोध होता है। क्या बोध होता है? अलगाव। अलगाव का बोध यानी अलग होने का बोध। अलगाव का बोध का अर्थ क्या होता है? अलग होने का बोध होता है, यानी किसी से कोई वस्तु अलग हो रही हो, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगता है या आभास मिलता है हमें। तो क्या इसकी परिभाषा लिखेंगे? ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि परिभाषा तो हमें व्याकरणिक दृष्टि से ही लिखनी होती है। तो इसकी भाषा भी जो है व्याकरणिक दृष्टि से ही हम लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के पृथक यानी अलग, पृथक माने अलग होने का बोध होता हो या बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है। तो उदाहरण से पहले समझिए। उदाहरण जैसे देखिए, पहला उदाहरण है पेड़ से पत्ता गिरा। दूसरा है गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए, पहला उदाहरण क्या है? पेड़ से पत्ता गिरा। दूसरा उदाहरण है हिमालय जो है गंगा से निकलती है। तीसरा है, देखिए, वह छत से गिर पड़ा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेड़ से, हिमालय से, छत से, यानी करण कारक का चिन्ह क्या है? यस से है। करण कारक का चिन्ह क्या हमें पता चला? से, यानी इसका चिन्ह क्या है? से है। करण कारक का चिन्ह हो गया से। आपने देखा होगा
करण कारक का भी चिन्ह क्या है? से है। करण कारक का भी चिन्ह क्या है? से। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, करण कारक में माध्यम का बोध होता है। यहाँ पर से या द्वारा भी होता है, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा। तो यहाँ इससे क्या पता चलता है? साधन या माध्यम का बोध होता है। साधन या माध्यम का बोध होता है। किंतु अपादान कारक में क्या हो रहा है? अलगाव का बोध होता है। अलगाव यानी अलग होने का बोध होता है। यानी करण कारक में से के द्वारा साधन या माध्यम का बोध होगा और अपादान कारक में अलगाव का बोध होगा। तो आप इससे याद रखिएगा हमेशा। इसी तरह से कहीं कहीं देखिएगा, इसे भी आप याद रखिए, जैसे निषेधता, निषेध माने किसी को मना किया जा रहा है। निषेधता, भय, अध्ययन, उत्पन्न, समय और स्थान। भाव का बोध कराने वाले वाक्य में भी अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे निषेधता के अर्थ में क्या कहेंगे? झूठ मत बोलो, सड़क पर मत खेलो। ठीक है। दूसरा, ये उत्पन्न के अर्थ में देखिए, गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, उत्पन्न यानी इसका जन्म हुआ। इसके बाद देखिए तीसरा, स्थान के अर्थ में, वह दुर्गापुर से आया है। यहाँ पर जो है स्थान का बोध हो रहा है। चौथा, ये समय का बोध देखिए, वह परसों से लिख रहा है। परसों से। तो ये जो यहाँ पर इस तरह का बोध कराने वाले वाक्य अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप सबसे पहले वाक्य के अर्थ को समझिए कि ये वाक्य में क्या अर्थ छिपा हुआ, ये किस अर्थ को बता रहा है, और अर्थ को समझकर ही कारक का नाम लिखना है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है कि राम कलम से लिखता है, तो वहाँ पर लिखने का माध्यम कलम है, इसीलिए वहाँ पर जो से चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर होगा करण कारक। लेकिन जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि पेड़ से पत्ता गिरा, वह छत से गिर पड़ा, वह घोड़े से गिर पड़ा, तो यहाँ पर से का प्रयोग है, लेकिन ये से जो है अलग होने का बोध करा रहा है। बस से यानी बस से अलग हो गया, छत से यानी छत से अलग हो गया, पेड़ से यानी पेड़ से अलग होकर पत्ता गिरा, तो ये अलगाव का बोध है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि से चिन्ह जो है करण कारक का भी है और अपादान कारक का भी है, लेकिन आपको दोनों का अर्थ जो है भली भांति जान लेना होगा। करण कारक में माध्यम का बोध कराता है, साधन का बोध कराता है, किंतु अपादान कारक में से जो है अलग होने का बोध कराता है। अगर आप इस बात को याद रखिएगा तो आपको कभी परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। आप सबसे पहले अपादान से अलग होने का अर्थ समझ लीजिए। अ से अपादान, अ से अलग, तो ये स्पष्ट हो गया। अगर आपको लगता है कौन अलग होने का बोध करा रहा है, करण कारक या अपादान कारक, तो आप अलग शब्द का जो पहला वर्ण है अ याद रखिए। अपादान कारक का भी पहला वर्ण क्या है? अ, यानी अपादान कारक में अलग होने का बोध है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो करण कारक से हो गया माध्यम का बोध और साधन का बोध। ये एक छोटा सा ट्रिक है,
याद रखने के लिए। ऐसी ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है कि आपको याद नहीं होगी। आप 2-3 बार इसको खूब अच्छी तरह से सुनें, समझें, वाक्य प्रयोग करके देखें, अपने आप आपको यह याद हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ करण कारक आपको अपादान कारक आपको भली-भाँति समझ में आ गया होगा और करण कारक भी आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अगले कारक की तरफ बढ़ते हैं जो है संबंध कारक। संबंध कारक, देखिए संबंध से ही पता चल रहा है क्या, रिलेशन, संबंध। तो इसकी क्या परिभाषा होगी, देखिए सबसे पहले परिभाषा पर ध्यान दीजिए क्योंकि परिभाषा कभी-कभी परीक्षा में पूछी जाती है। बहुत से परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछी जाती है किंतु कभी-कभी पूछी जाती है। तो परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ, वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, संबंध का बोध हो रहा है। प्रत्येक कारक में देखिए एक एक अर्थ छिपा हुआ है। यहाँ पर भी एक अर्थ है संबंध, क्या रिश्ता है, संबंध रिश्ता को भी कहते हैं, लगाव को भी कहते हैं। जैसे इसका जो चिन्ह है, पहले इसके चिन्ह के बारे में बात कर लें। चिन्ह तो आपको बता दिया गया है, फिर भी थोड़ा चिन्ह को समझ लें। इसका चिन्ह है जैसे का, के, की, रा, रे, री। ठीक, अब उदाहरण से भी समझते हैं। देखिए उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि उदाहरण में देखिए, राम के पिता आ रहे हैं। ठीक है, एक नंबर। दूसरा, श्याम की बहन पढ़ रही है। ठीक है। तीसरा, सीता का भाई खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राम के, श्याम की, सीता का, तीनों चिन्ह का प्रयोग मिल रहा है। का, के, की, यानी पिता के पिता है। ये किसके पिता है, राम के। यानी अगर हम इस चिन्ह के द्वारा हम क्या बतलाएं, राम के पिता। श्याम कौन पढ़ रहा है, तो श्याम की बहन। कौन खेलता है, तो सीता का भाई। तो इसे बताने के लिए, संबंध को बताने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ा, जैसे का, के, की। अब रा, रे, री का देखिए, रा, रे, री का संबंध सर्वनाम में ही ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर कहीं एक उदाहरण देखिए, जैसे है तुम्हारा भाई खेलता है, हो गया रा। पांचवा में देखिए, तुम्हारे पिता आ रहे हैं, यहाँ रे का प्रयोग हो गया। छठा, तुम्हारी बहन पढ़ रही है, तो यहाँ री का प्रयोग मिल गया। यानी सर्वनाम में ये प्रयोग देख रहे हैं। तो यानी का, के, की, का, के, की और रा, रे, री, ये जो है संबंध का बोध कराता है। यानी किसके पिता, तुम्हारे पिता, किसके भाई, तुम्हारे भाई, किसकी बहन, तुम्हारी बहन। जैसे स्त्रीलिंग है तो री का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो का, के, की है, ये किस पर निर्भर कर रहा है, राम के पिता, श्याम की बहन, सीता का भाई। भाई पुल्लिंग है इसलिए का प्रयोग, बहन स्त्रीलिंग है इसलिए की का प्रयोग, पिता जो है आदर सूचक के लिए के का प्रयोग हो रहा है। तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा। तो यह भी बहुत ही आसान है। चिन्ह इसका का, के, की है, रा, रे, री है। आप चिन्ह को देखकर तुरंत परीक्षा में आप उत्तर लिख सकेंगे। जैसे आपको जो भी प्रश्न दिया जाएगा आप उसमें देखेंगे क्या लिखा गया है।
के है, आप तुरंत याद करके, अगर आपको याद है तुरंत आप लिख दीजिएगा संबंध कारक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए अगला कारक देखते हैं। तो 7 नंबर कारक क्या है? अधिकरण कारक। ये भी बहुत आसान है। अधिकरण, अधिकार से बना है अधिकरण। तो परिभाषा क्या है इसकी देखिए, यानी इससे क्या है, आधार जाना जाता है, क्रिया का आधार। यानी इससे हम लोग क्या जानते हैं, क्रिया का आधार जाना जाता है। परंतु परिभाषा देखिए, परिभाषा भी बहुत ही आसान है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का आधार स्थान समय का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कारक चिन्ह क्या है इसका देख लीजिए, बहुत ही आसान है, आप चिन्ह से तुरंत समझ जाइएगा। में और पर, कारक चिन्ह क्या है, में और पर। अब उदाहरण से समझिए, देखिए पहला उदाहरण, वह छत पर बैठा है, 1 नंबर। दूसरा देखिए, बच्चे कक्षा में हैं। तीसरा, पुस्तक मेज पर रखी है। चौथा, सरोवर में कमल खिले हैं। देखिए वाक्य बहुत ही आसान है, जो एकदम छोटे छोटे बच्चों को समझ में आ जाएगी। मैं उदाहरण ही इस तरह से दे रही हूँ, एकदम आसान उदाहरण, जिससे आपको पूरा विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर एक बार विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो आप कठिन से कठिन वाक्य में भी कारक को ढूंढ निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, छत पर, कक्षा में, मेज पर, सरोवर में, यानी में और पर का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। यानी अधिकार का बोध है, आधार का बोध है। तो आप यहाँ पर में और पर का चिन्ह देख करके इसका आप उत्तर आराम से परीक्षा में लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, कहीं 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 देखिए बोलचाल की भाषा में, इसको भी याद रखिए, कहीं कहीं बोलचाल की भाषा में क्या देखते हैं, पर के स्थान पर क्या प्रयोग मिलता है, पे या पै का प्रयोग मिलता है। बोलचाल की भाषा में, शुद्ध हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में नहीं, बोलचाल की भाषा में। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक इसी तरह से में के लिए, जैसे में के लिए लोग क्या क्या व्यवहार करते हैं, कहीं कहीं बीच, मध्य, भीतर, ऊपर, अंदर आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई अगर कहेगा कि वह घर के भीतर बैठा है, वह घर के भीतर बैठा है, घर के अंदर बैठा है, तो लोग ऐसा प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी क्या अधिकरण कारक है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो अधिकरण कारक भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। इसका चिन्ह जो है क्या है, में और पर है। अब जो हमारे पास अंतिम कारक बचा वो है संबोधन कारक।
देखिए, संबोधन का अर्थ ही समझ में आ रहा है, पुकारना। किसी को पुकारने के लिए हम लोग कहते हैं संबोधित करो, यानी किसी को पुकारना है, बोलना है। तो परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा भी बहुत ही आसान है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या बुलाया या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण से समझिए। अब इसकी क्या उदाहरण है, उदाहरण को समझे। देखिए, उदाहरण है जैसे पहला, हे राम, भगवान को हम लोग बुला रहे हैं ना, हे राम मेरी रक्षा करें। ठीक। दूसरा उदाहरण, हे भगवान अब कैसे धीरज धरूं। हे भगवान अब कैसे धीरज धरूं। ठीक, ये तो हो गया। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ चिन्ह हैं जिसके, इसको भी आप लोग जान लीजिए। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि इसके चिन्ह क्या क्या होते हैं। देखिए, हे, अरे, अजी, ओ, रे, अरी इत्यादि। ठीक है, तो संबोधन कारक के लिए हम लोग हे, अरे, अजी, अरे इस तरह का प्रयोग करते हैं। अरे इधर आओ, तो सबसे आसान लगता संबोधन कारक ही है। मेरे ख्याल से प्रत्येक कारक ही आसान है, कोई भी कारक कठिन नहीं है। और मैंने जिस तरह से 8 कारक को 2 भागों में बांट कर आप लोगों को समझाया है, और सबसे बड़ी बात आप जानिए, लिख कर समझाना। देखिए, टाइप करना और लिखना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। आप टाइप करते हैं, वह भी लिखना है, लेकिन एक कलम पकड़ के, पेंसिल पकड़कर सफ़ेद कागज में लिखना, ये एक अलग बात है। देखिए, जब हम कागज में अपने कलम से लिखते हैं ना, तो ये शब्द जो होता है हम उसको बांध देते हैं, वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। अब इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से कहिए या इसको किसी भी तरीके से कहिए, इसका संबंध जो है हमारे दिमाग से, हमारे हृदय से क्या होता है, बहुत गहरा है। ये गहराई से जुड़ता है। इसीलिए शायद मैं बार-बार, चाहे किसी भी तरीके से कहूँ, लेकिन आप लोगों को बार-बार ये कहते रहती हूँ, लिखो, लिखो। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, उसे आप अवश्य लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, आप सबके लिए, सबके लिए। सिर्फ़ आप छात्र हैं, तो सिर्फ़ आपको ही लिखना चाहिए ऐसी बात नहीं है, हर किसी को लिखना चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ-कुछ बातें, देखिए बहुत सारे कवि हैं, कविता लिखते हैं, तो क्या करते हैं, वो लिखते हैं ना, और जब आप लिखने बैठिएगा तो देखिएगा आपके मन में और भी अच्छे-अच्छे विचार आएँगे। आप जब किसी प्रश्न का उत्तर आप खुद से सोचिए और उसको कागज़ पर उतारने की चेष्टा कीजिए। देखिएगा आपको उत्तर लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। हो सकता है आरंभ में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन आप जब लिखने का अभ्यास करेंगे स्वयं से, तो आपका उत्तर लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, आप लिखिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे भी याद कीजिए और लिखिए। पढ़िए और लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो कारक को भी मैंने आप लोगों के सामने पूरे लिख कर आप लोगों को समझाया है। तो ये जो मेरा प्रयास है, इसे आप सफल अवश्य बनाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कारक के 8 भेद जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कारक के भेद के अंतर्गत भाग 1 में मैंने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक को समझाया है। कारक के भेद भाग 2 में मैंने अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक को समझाया है। प्रत्येक कारक के चिन्ह को भी समझाया है। जहाँ पर दिक्कत होती है वह
अपादान कारक और करण कारक के बीच, क्योंकि दोनों का चिन्ह से है। लेकिन आपको वाक्य का अर्थ समझ लेना है। करण कारक होगा तो माध्यम और साधन का बोध होगा, और अपादान कारक होगा तो वहाँ पर अलग होने का बोध होगा। और एक जगह दिक्कत कहाँ होती है? कर्म कारक और संप्रदान कारक में, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है? को है। अगर के लिए अगर आपके परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न में रहे तो आप तो के लिए से समझ जाएंगे ये संप्रदान कारक है, लेकिन को का जब प्रयोग होगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको वहाँ कैसे समझना है? जहाँ पर किसी के लिए कुछ किया जाता है, किसी को हम कुछ देते हैं, तो प्रदान संप्रदान हो जाएगा। लेकिन कर्म कारक वहाँ होगा जहाँ पर क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो होगा कर्म, कर्म कारक। तो इसे आप हमेशा याद रखिए। करण कारक का चिन्ह से है और के द्वारा भी होता है। अगर के द्वारा परीक्षा में दिया गया है कि राम कलम के द्वारा लिख रहा है, तब तो आप आंख बंद करके इसका उत्तर लिख देंगे एकदम। के तो करण कारक है, लेकिन जब से आ जाएगा तो थोड़ा अर्थ समझ लेंगे आप कि आखिर यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि उदाहरण एक परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं, मैं उसको भी एक बार आप लोगों को बता दूं। देखिए, जैसे एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। जैसे एक वाक्य लिख रही हूँ, देखिए, राम ने रावण को मारा। ठीक है। फिर एक वाक्य लिख रही हूँ, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा कारक कहाँ है, तो एक राम ने, ये हो गया कर्ता कारक। ठीक है। अब आप परीक्षा में ऐसे लिखिएगा, रावण को क्या हो गया? कर्म कारक। ठीक है। फिर जैसे एक वाक्य ऐसा दे दिया तो यहाँ फिर आप लिखिएगा कर्ता कारक, किंतु ने के साथ राम को लिखना जरूरी है। रावण को के साथ रावण को भी लिखना जरूरी है, कर्म कारक। और तीर से यानी ये माध्यम का बोध करा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा करण कारक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राम ने कर्ता कारक। ये तो मैंने ऊपर मैंने समझाने के लिए लिखा। रावण को कर्म कारक और तीर से करण कारक। तो आप इस तरह से अवश्य लिखिए। जैसे कि देखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न दिया गया है, पेड़ से पत्ता गिरा, कारक बताइए। तो आप क्या करेंगे? पहले अंडरलाइन करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे पेड़ से। ये क्या हो गया? अपादान कारक। ठीक। मान लीजिए फिर एक उदाहरण, वह छत पर बैठा है। छत पर अंडरलाइन करिएगा, नीचे लिखिएगा छत पर, और ये हो जाएगा अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? छत पर। और परिभाषा जब आए पूछा जाएगा तो परिभाषा तो आप जानते ही हैं कैसे लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ कारक के 8 भेद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत हुई हो आपको समझने में, तो आप बेहिचक बिना संकोच के मुझसे ज़रूर पूछें, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। और इस वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर अवश्य करें। और जो बच्चे नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद।